राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार नर्सिंग पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बर्न। इससे पिछली क्लास में हम लोग स्किन इंडिगोमेट्री सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि हेयर एलोपेशिया के बारे में पढ़े और फिर हम लोग एक्ने के बारे में पढ़े। फर्दर हम लोग आगे स्किन डिसऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे। इसे भी हम लोग, क्योंकि ये स्किन से रिलेटेड है बर्न, तो इसलिए हम लोग इसको इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बर्न। तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज बर्न। बर्न क्या है? तो बर्न हमारा सबसे पहला डेफिनेशन रहने वाला है बर्न क्या है। तो इट इज अ इंजरी ऑफ स्किन। इट इज अ injury of skin due to the contact of hot या कोल्ड या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या रेडिएशन। इट इज़ अ इंजरी ऑफ स्किन। यह स्किन का इंजरी है जो किसके कारण से होता है, किसके कांटेक्ट में आने से होता है? हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट के कारण, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण, या फिर केमिकल के कांटेक्ट में आने पर, या फिर रेडिएशन के अंडर आने पे क्या होता है, वो हम लोग का एक स्किन इंजरी है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? बर्न। दिस इज कॉल्ड बर्न। दिस इज कॉल्ड, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बर्न बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग का आता है कि बर्न तो हो गया, तो बर्न होता किस किस कारण से है, तो हम लोग देखेंगे कोजेज। इसका कोजेज ऑफ बर्न यानी कि किस कारण से होता है। तो सबसे पहला हमारा है और सबसे मोस्ट कॉमन होता है थर्मल बर्न, या फिर टाइप हम लोग कोजेज थर्मल या फिर हॉट ऑब्जेक्ट से होने वाला बर्न। अब थर्मल बर्न या फिर हॉट ऑब्जेक्ट से होने वाला बर्न क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन होता है। कॉमन केस में जो बर्न का पेशेंट आता है वो अधिकतर क्या होता है, वो थर्मल बर्न से या तो हॉट ऑब्जेक्ट से ही हुआ होता है, केस होता है बर्न का। जैसे कि घर में ही हाउस होल्ड चोर्स के कारण, हाउस होल्ड के मतलब कि घर के कामों के, जैसे खाना बनाते समय, ये सब क्या होता है, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न है। और इसमें भी डिपेंड करता है इसका सिवियरिटी किस पे डिपेंड करता है। अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन उसका मैटर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका सिवियरिटी डिपेंड करेगा। जैसे कि हॉट, इसका जो मैटर है, जैसे कि हॉट वाटर के कंपैरिजन में अगर हॉट ऑयल होगा तो वो क्या होगा, ये ज़्यादा सीवियर होगा। ये क्या होगा, ये ज़्यादा सीवियर होगा, और हॉट वाटर इसकी अपेक्षा कम होगा। तो सिवियरिटी डिपेंड करता है कि वो मैटर कैसा है। ठीक, फिर दूसरा बर्न होता है हम लोग का इलेक्ट्रिकल बर्न। अब इलेक्ट्रिकल बर्न क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक शॉक के कारण या फिर इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आने के कारण जब होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के कांटेक्ट में आने के कारण, और ये मोस्ट
सीवियर टाइप ऑफ बर्न। और ये क्या होता है, ये मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ बर्न होता है, यानी कि बर्न का सबसे सीवियर केस हम लोग का इलेक्ट्रिकल बर्न ही होता है। फिर तीसरा होता है हम लोग का केमिकल बर्न। केमिकल बर्न, अब ये केमिकल बर्न क्या होता है, तो केमिकल के कांटेक्ट में आने के कारण, जैसे कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सब के कारण, इसके कांटेक्ट में आने के कारण जो बर्न होता है तो उसको हम लोग केमिकल बर्न करते हैं। ऐसे हम लोग इसका पढ़ेंगे, लेकिन इसका फर्स्ट एड में हम लोग को तुरंत चाहिए कि वहाँ पे उसको पानी से उसको वॉश करें, कोल्ड वाटर से उसको तुरंत क्या करना है, वॉश करना है। इसका सबसे मेन काम है केमिकल बर्न के टाइम, ठीक। कोल्ड वाटर से क्या करना है, वॉश करना है। उसके बाद चौथा टाइप का बर्न होता है हम लोग का रेडिएशन बर्न। रेडिएशन के कारण जो बर्न होता है, जैसे रेडिएशन में जैसे कि सनलाइट आ गया, सनलाइट, यूवी रे या एक्स रे, तो ये सब जो रेडिएशन है इसके कांटेक्ट में आने से जो बर्न होता है उसको रेडिएशन बर्न हम लोग कहते हैं। उसके बाद है फ्रिक्शन, सबके भी कारण कभी कभी होता है, जैसे कि फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा रबिंग हुआ है उस पार्ट में, तो वो क्या होता है, वो भी एक टाइप का क्या होता है, बर्न ही होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग सिवियरिटी ऑफ बर्न, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बर्न को इफेक्ट, यानी कि उसका जो वुंड है उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला होता है हम लोग का डेप्थ, यानी कि बर्न, डेप्थ ऑफ बर्न, यानी कि बर्न का गहराई। अगर डेप्थ क्या होगा, अगर वो उसका जो गहराई है वो ज़्यादा होगा तो वो भी क्या होगा, बर्न का जो केस है वो भी ज़्यादा क्या होगा, सीवियर होगा, ठीक। वही अगर डेप्थ कम होगा तो सीवियरिटी भी कम होगा। फिर दूसरा होता है हमारा साइज ऑफ बर्न, साइज ऑफ बर्न। अगर हम लोग का साइज ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सीवियर भी वो होगा, अगर साइज कम होगा तो वो सीवियर भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट, कि जो पेशेंट, जो बर्न का पेशेंट है उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर वो प्रॉपर, वो इम्यूनाइज्ड है, उनका इम्यूनिटी वेल डेवलप है, इम्यूनिटी उनका क्या है, वेल डेवलप है, वेल डेवलप है, तो ये क्या होगा, हील सून, यानी कि वो जल्दी घाव क्या होगा, वो सही हो जाएगा। उसके बाद है वही, अगर इनको हो जाता है कोई प्रॉब्लम, जैसे कि वो बिलोंग कर रहे हैं डायबिटीज से या फिर रीनल फेल्योर से, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, रीनल फेल्योर या इम्यूनो डेफिशिएंसी, या तो वो डायबिटीज़ के कारण या मेनली, या फिर उनको कोई रेस्पिरेटरी या कार्डियक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी या कार्डियक डिसऑर्डर। तो ये मेनली क्या होता है कि जैसे कि अगर उनका डायबिटीज़ हो गया है, उन्हें डायबिटीज़ है, तो उसमें क्या होता है, वैसे बर्न पेशेंट में इंसुलिन का लेवल क्या, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ा रहता है, और डायबिटीज़ में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, तो ये दोनों और हार्म करेंगे पेशेंट को। और रीनल फेल्योर, ये भी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करता है। तो ये मेनली जो HIV सबसे बिलोंग कर रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो वो क्या करेगा, इस सारे केस को ज़्यादा
सीवियर बना देगा। ये क्या बनेगा, ये ज़्यादा सीवियर कर देगा उस केस को। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करता है, दूसरा है मतलब कि नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ पेशेंट, यानी कि एज, अगर वो चाइल्ड है और क्या है ओल्ड एज में है, ओल्ड एज में है और वो बर्न और मतलब कि वो किसी कारण से जल गए हैं, तो ये ज़्यादा सीवियर होता है कंपेयरिंग टू अडल्ट कंपेयर, क्योंकि जो चाइल्ड और ओल्ड एज है इस टाइम ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। ओल्ड एज में स्किन दोबारा से डेवलप नहीं होता है और चाइल्ड उस समय उतना उस टाइम मैच्योर नहीं हुआ होता है, जो कि एडल्ट है इसमें सारा चीज़ मैच्योर हो जाता है, तो ये जल्दी ही क्या हो जाता है, वो घाव ठीक हो जाता है। तो अडल्ट में लेस सीवियर होता है, लेस सीवियर, और वही चाइल्ड और ओल्ड एज में क्या होता है, ज़्यादा सीवियर होता है। उसके बाद तो ये था हम लोग का क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग जो बर्न है उसको ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और एक बस हम लोग का है कि कोज ऑफ बर्न, काउज ऑफ बर्न, ठीक। काउज ऑफ बर्न में क्या होता है कि जो बर्न का जो कारण है, जैसे कि कोल्ड की अपेक्षा जो हॉट वाला बर्न होता है ये ज़्यादा सीवियर होता है, और उसी में हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर की अपेक्षा जो हॉट ऑयल है ये ज़्यादा सीवियर होता है, ठीक। और उसका हमारा कांटेक्ट पीरियड कि उसका कांटेक्ट पीरियड यानी कि कितनी देर हम लोग, यानी कि इसका टाइमिंग भी मैटर करता है। अगर टाइम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सीवियर होगा, और कम टाइम के लिए हुआ है तो वो कम सीवियर होगा। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग जो हमारा बर्न का टाइप है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्न यानी कि साइन और सिम्टम्स क्या होता है बर्न का। तो सबसे पहला हमारा साइन और सिम्टम्स होता है क्या, सबसे पहला इसको हम लोग टाइप में देख लेंगे। सबसे पहला होता है हम लोग का हाइपरकैलेमिया बोले तो इसमें जो सीरम पोटाशियम लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सीरम पोटाशियम बोले तो ये जब भी सीरम किसी में कोई भी मिनरल्स है उसके आगे सीरम लग गया तो इसका मतलब होता है कि ब्लड में यानी कि जो सेल है उसमें जो ब्लड है उसमें पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है, और जो बॉडी का जो सेल है, जो बॉडी का फ्लूइड है उसमें पोटासियम का लेवल घट जाता है, ठीक। अब देखिए ये कैसे होता है हाइपरकैलेमिया, यानी कि सबसे पहला है हाइपरकैलेमिया। तो हमारा सेल जो है उसका मोस्टली जो पार्ट है वो पोटासियम से ही, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है पोटाशियम, यानी कि पोटाशियम के होता है, ठीक। और ये जैसे कि बर्न होता है तो हमारा स्किन ही डैमेज होता है। तो क्या होता है कि जो स्किन सरफेस का जो साइटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हुआ था वो अब धीरे धीरे क्या होता है, और वहाँ पे क्या होता है वेसोडाइलेशन और कैपिलरी लीकेज या फिर इसका क्या होता है, जो कैपिलरी का पोर्स है वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो सरफेस पे जो पोटाशियम का लेवल है वो ब्लड में जो एल्बुमिन, जो पढ़े थे हम लोग, एक एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, जो ब्लड का जो एल्बुमिन प्रोटीन है एक, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, इस जो पोटाशियम है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है,
एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में जो पोटाशियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इसको कहेंगे पोटाशियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। अब पोटाशियम क्या करता है, ये मेनली सेल को जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हुआ या फिर जो सेल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर लेकर के जाना, ये सारा फंक्शन ये करता है इसको कंट्रोल। और जैसे कि हार्ट बीट है उसको भी, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी यही रेगुलेट करता है। तो अब जैसे ही हमारा पोटाशियम लेवल बढ़ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ेगा यानी कि हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही और ब्लड में क्या होता है, पानी का कमी होने लगता है, तो हम लोग का क्या होगा, बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाएगा, वो क्या होगा, घट जाएगा। तो ये ऐसा ये होता है। ठीक, और जो हाइपर कैलेमिया है वो हम आगे पढ़ेंगे कि बर्न का भी जो अलग अलग फेज होता है। तो ये 24 घंटा तक, यानी कि जैसे ही बर्न हुआ, बर्न से 24 घंटा तक में क्या होता है, हाइपर कैलेमिया, यानी कि लेवल ऑफ पोटाशियम क्या होता है, ये बढ़ता है। उसके बाद फिर से ये घटता है, हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे होता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है हम लोग का फिर होता है हम लोग का हाइपोनेट्रेमिया, यानी कि जो ब्लड है उसमें जो सोडियम है, सोडियम को हम लोग नेट्रियम भी कहते हैं, जो उस टाइम कब, ये 24 यानी कि 24 से लेकर के 48 घंटा तक, यानी कि बर्न से 24 से 48 घंटा तक में क्या होता है, जो सोडियम का लेवल है, जो सीरम, इसमें भी वही बोलेंगे, सीरम जो सोडियम लेवल है वो क्या होता है, घटता है। उसी को हम लोग हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो बर्न हुआ, बर्न में क्या हुआ, बर्न में हम लोग का स्किन लॉस होता है, यानी कि स्किन वहाँ डैमेज हो जाता है। ठीक, अब जो हम लोग का जो स्किन लॉस हुआ तो बॉडी क्या करता है, जो वाटर है उसका लीकेज स्टार्ट कर देता है। और बॉडी में जो वाटर है वो हमेशा सोडियम के ही साथ रहता है। तो वाटर जब लॉस होगा तो ये वाटर में जो प्रेजेंट जो सोडियम है, सोडियम का भी क्या होगा, सोडियम का भी लॉस होने लगेगा। ठीक, तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या होता है, 24 से 48 घंटा तक में हाइपोनेट्रेमिया होता है। अब फिर होता है हम लोग का, अभी हम लोग जो एमरजेंट फेज है यानी कि 24 से 48 घंटा तक, उसमें हम लोग देख रहे हैं। फिर होता है हम लोग का हाई हीमेटोक्रिट हीमेटोक्रिट लेवल, यानी कि हीमेटोक्रिट क्या होता है इसमें यही समझिए, जो ब्लड का जो वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि जो ब्लड का गाढ़ापन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हीमेटोक्रिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हीमेटोक्रिट से हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि ब्लड का जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, हार्ट बीट भी तेज हो जाता है, और जिसमें कि ब्लड प्रेशर जो है, जो ब्लड होता है फ्लो होने का वो घट जाता है। ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, जैसे हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे ही हार्ट रेट बढ़ा तैसे ही क्या होता है, बीपी, मतलब कि बीपी जब हम लोग का घटता है तो हमारा जो हार्ट है उसको मैनेज करने के लिए हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो यही फंडा इसमें होता है। फिर तो हीमेटोक्रिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी क्या होगा, डब्ल्यूबीसी ये भी इंक्रीज हो जाता है, किसमें, जो हम लोग का बर्न का, ड्यूरिंग बर्न। और ये स्टार्टिंग फेज होता है, स्टार्टिंग 24 से 48 घंटा तक। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्यूट फेज में। एक्यूट फेज बोले तो 3 से 4 दिन के बाद क्या होता है, सबसे पहले होता है हम लोग का
हाइपोकैलेमिया, यानी कि लेवल ऑफ पोटाशियम, वो लेवल ऑफ पोटाशियम वो क्या हो जाता है, अब धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो एक टर्म आता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं एक्यूट फेज में। एक्यूट फेज में अब हम लोग आए, यानी कि ये दूसरा फेज, और ये सब हम लोग का होता है एमरजेंट फेज, एमरजेंट फेज। ठीक, अब आते हैं हम लोग एक्यूट फेज में क्या क्या होता है, तो हाइपोकैलेमिया होता है। तो एक टर्म हम लोग बोले थे, इसको कहते हैं फ्लूइड रिमोबलाइजेशन। तो फ्लूइड में मतलब कि हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग फ्लूइड रिमोबलाइजेशन कहते हैं। तो फ्लूइड रिमोबलाइजेशन में क्या होता है, जो बर्न है, बर्न के टाइम हमारा स्किन लॉस हुआ, स्किन लॉस होता है तो जो हमारा जो बॉडी में जो प्रेजेंट जो वाटर है इसका लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके तो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद ये बॉडी का मैकेनिज्म ही है कि जो भी चीज़ बाहर गया है उसको फिर से क्या करता है, जैसे स्टार्टिंग में वेसोडाइलेशन होता है, ठीक, तो वेसोडाइलेशन से सारा चीज़ क्या होता है, बाहर आता है, ठीक, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, बॉडी हील होने लगता है। ये क्या होने लगता है, बॉडी हील होने लगता है, यानी कि जब बॉडी धीरे धीरे हील होने लगता है तो क्या करता है, अपने यानी कि पहले जैसे अवस्था में आने लगता है। तो अब ये क्या होता है, सारा जो चीज़ बाहर में प्रेजेंट था, जैसे जो वाटर हो गया, जो भी मिनरल्स हो गया, वो अब फिर से क्या आने लगता है, वो अब फिर से ब्लड वेसल्स के अंदर आने लगता है। तो ये क्या होने लगता है, ये अगेन क्या है, जो वाटर वगैरह सब जो बाहर आ गया था, वाटर विच कम्स इन सेल, जो सेल या फिर टिश्यू में जो आ गया था वो अब क्या होने लगता है, वो फिर से ब्लड में जाने लगता है। वो किस में जाने लगता है, वो फिर से ब्लड में जाने लगता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड रिमोबलाइजेशन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बर्न पेशेंट है उसको जो स्ट्रिक्ट जो एसेप्टिक टेक्निक है, एकदम इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट देना है, क्योंकि वो जो फ्लूइड है वो फिर से अंदर जाता है। तो अगर मान लीजिए वो फ्लूइड अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो क्या होगा, ये ब्लड में सेप्सिस कराएगा, यानी कि पूरे ब्लड को, पूरे होल जो बॉडी है उसको इन्फेक्टेड कर देगा। इसलिए हम लोग जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है या फिर उसका जो हाइजीन है उसका हम लोग खास ख्याल रखते हैं। तो ये फ्लूइड रिमोबलाइजेशन कहते हैं। तो फ्लूइड रिमोबलाइजेशन से ही क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, यानी कि जो अब पोटाशियम, जैसे हम स्टार्टिंग में देखे थे कि जो पोटाशियम अब ब्लड में आया था वो अब फिर से क्या नहीं होने लगता है, फिर से नया सेल बनने लगता है। तो जो सेल बनने में, साइटोप्लाज्म बनने में क्या करता है, मेनली ये हमारा पोटाशियम हेल्प करता है। तो वो अब फिर से ब्लड के बाहर आने लगता है, ठीक। फिर दूसरा होता है हम लोग का हाइपरनेट्रेमिया, यानी कि अब उसी का उल्टा, जो लेवल जो हम लोग का सोडियम लेवल है वो अब फिर से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग फिर से जो बर्न होता है, तो बर्न के बाद हम लोग का वाटर लॉस होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद ऐसा होता है और ये कंटिन्यू रहता है। ये क्या होता है, अब बॉडी में हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो अब बॉडी भी चाहेगा कि हमको अब इसको ज़्यादा जल्दी से हील कराना है, ठीक कराना है, तो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाता है, ठीक। और बर्न के टाइम तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग को उस टाइम एक्स्ट्रा कैलोरी खाना होता है, ठीक ना। प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा खाना होता है। तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो अमाउंट जो, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो जो यूरिन वगैरह सब है, ये यूरिन भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो यूरिन क्या, तो इससे क्या होगा, और जो स्वेटिंग भी होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये क्या होता है,
तुरंत जब यूरिन पास आउट करेगा कोई भी पेशेंट, तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड में है, जो ब्लड में सोडियम प्रेजेंट होता है, ये वाटर में नहीं जा पाता, यानी कि इतना फास्ट होता है कि जो इसमें सोडियम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सोडियम ही वहाँ पे बनता है। तो ये जो ब्लड यूरिन ज़्यादा होता है या जो वाटर लॉस होता है, ये सोडियम को लिए बिना ही क्या होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही लॉस होता है। तो अब ब्लड में बचा रह जाता है क्या, क्योंकि ये दोनों साथ में रहता है, साथ में ही लॉस होता है। जैसे कि हम लोग का जो पढ़े भी है कि जो स्वेटिंग होता है उससे क्या एक साल्ट रहता है, NaCl रिलीज होता है, ठीक, और उसमें वाटर भी रहता है। तो अब सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है ब्लड में, क्योंकि वाटर अकेले ही क्या होता है, ये अकेले ही क्या बनाने लगता है, यूरिन बनाने लगता है, या फिर स्वेटिंग होने लगता है, या तो ये क्या होता है, यूरिन बनाने लगता है, और क्या बनाने लगता है, स्वेटिंग ये होने लगता है। तो ये अकेले करने लगता है। तो अब ब्लड में जो बचा रह गया क्या, सोडियम, इसलिए जो ब्लड में Na का लेवल, जो सोडियम का लेवल है, वो अब इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रेमिया, ठीक, इसको हम लोग हाइपरनेट्रेमिया बोलेंगे। तो ये तो था हम लोग का जो मिनरल्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ख़ास ख्याल इसमें रखना होता है कि कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो जब एमरजेंट फेज होता है तो पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, और हमारा जो सोडियम का लेवल है वो घट जाता है। बाद बाकी जो HB और हिमेटोक्रिट लेवल है वो बढ़ जाता है। और हमारा जो एक्यूट फेज है उसमें हाइपोकैलेमिया, यानी कि फिर से पोटाशियम लेवल कम हो जाता है, और हाइपरनेट्रेमिया यानी कि लेवल ऑफ सोडियम वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। ये तो हो गया इसका। अब और इसका क्या क्या साइन और सिम्टम्स है, तो उसके बाद हम लोग देखें क्या, ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है कि यानी कि अब ब्लड क्या होने लगता है, वो ब्लड ज़्यादा क्या होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस हुआ है। कैसे, तो वाटर लॉस हो जाता है, इसमें क्या होने लगता है, वाटर लॉस। तो वाटर लॉस ज़्यादा होने से क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण अब हार्ट ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है, बीट करना स्टार्ट करता है, ताकि जो ब्लड है वो, जैसे कि नॉर्मली अगर ब्लड प्रॉपर अमाउंट में उसमें वाटर भी रहता है तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है हार्ट को, उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जो कि अब ब्लड गाढ़ा हो गया है तो हार्ट ज़्यादा फोर्सफुली से क्या करेगा, बीट करेगा, बार बार बीट करेगा, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। उतना प्रेशर से अब वो एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में नहीं जा पाए, जिस कारण से बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, ठीक, नेक्रोसिस हो सकता है। तो अब बीपी, इसलिए बीपी क्या हो जाता है, डिक्रीज, यानी कि हाइपोटेंशन हो जाता है। कोई पूछेगा कि बर्न के टाइम बताओ बीपी क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाता है, और हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर दूसरा आता है हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेशन कैसे, हार्ट बीट चेंज होगा जब हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकीपेनिया, यानी कि इसमें जो हार्ट, जो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी रेट है 24 ब्रेथ पर मिनट से भी ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये क्या होगा, 100 बीट्स पर मिनट से भी ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रैकीपेनिया हो सकता है, या फिर हम लोग डिस्पेनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या होने लगेगा, ब्रेथ करने लगेगा, सांस लेने लगेगा। तो ये हो गया हम लोग का ट्रैकीकार्डिया और ट्रैकीपेनिया। उसके बाद हम लोग का होता है ओलिगोयूरिया। क्या होता है हम लोग का, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है जब
जब जो यूरिन आउटपुट है ये नॉर्मल हम लोग का होता है, हम लोग का 30 से लेकर के 50 ml प्रति घंटा। 30 से 50 ml तक प्रति घंटा क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। तो ओलिगोयूरिया क्या होता है, तो जब 30 ml से कम होगा यूरिन आउटपुट प्रति आवर, कम होगा यूरिन आउटपुट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोयूरिया। तो ये बर्न में क्यों होता है, तो हम लोग देखें कि बर्न में वाटर लॉस क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। जो स्किन है वहाँ रहता ही नहीं है, तो स्किन से ही वाटर लॉस ज़्यादा होने लगता है। तो अब यूरिन उसमें प्रॉपर अमाउंट में वो ब्लड में नहीं जा पाता है, और वो क्या होता है, प्रॉपर इसका फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, और इसलिए क्या होता है, यूरिन आउटपुट अब घट जाता है। फिर दूसरा होता है हम लोग का कर्लिंग अल्सर या कर्लिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है हम लोग का, जो हमारे इसमें क्या होता है, जो हमारा GIT ट्रैक है, GI ट्रैक यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक। यानी कि अब जो है, जो बर्न हुआ है उस टाइम हमारा स्किन क्या होता है, लॉस होता है। तो सारा जो ब्लड वेसल्स है वो अब ज़्यादा ब्लड सप्लाई किसको करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा, ताकि इसका जो क्षति हुआ है इसको ठीक करे एज सुन एज पॉसिबल। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का अमाउंट, ये ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, घट जाता है। ब्लड सप्लाई घट जाने के कारण इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्लिंग अल्सर। इसमें एक और इसी में क्या हो जाता है, पेप्टाइटिक अल्सर। इसमें क्या होता है, जो HCl का लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि अल्सर घाव का चांस वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक, उसके बाद होता है हम लोग का इंटेस्टिनल इलियस क्या होता है, चूंकि अब डाइजेस्टिव ट्रैक में जो ब्लड सप्लाई है वो घट जाता है, तो इसलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पेरिस्टालिस मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालिस मूवमेंट है वो एकदम ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि अगर इसमें कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी फूड पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है, वो वहीं पे रुक करके वहाँ पे वो हार्ड हो जाता है, और रुक जाता है, और कुछ टाइम के बाद उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। तो यानी कि पेरिस्टालिस मूवमेंट रुक जाता है, वहाँ पे जो फूड है वो आगे अब नहीं बढ़ जाता है। तो इसी में हम लोग को देखते हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब भी देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ओलिगोयूरिया में हम लोग तुरंत ही क्या लगाते हैं, कैथेटर लगाते हैं पेशेंट को, कैथेटर। और इंटेस्टिनल तुरंत हम लोग NG ट्यूब लगा करके गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज, यानी कि वॉश करते हैं। किससे, हम लोग NaCl को देते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, और NaCl को हम इंटेस्टाइन तक वहाँ पे पहुँचा करके जो भी फूड पार्टिकल्स आया उसको हम लोग एस्पिरेट कर लेते हैं उससे। तो NaCl से इस प्रोसेस को हम लोग गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग का और क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग को एडिमा हो सकता है बर्न के पेशेंट को, हम लोग को नहीं, बर्न के पेशेंट को, जो बर्न का पेशेंट है। तो एडिमा क्यों होगा, तो वही बात है फिर से, जो स्किन लॉस हुआ है, अब यहाँ क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वाटर का भी लीकेज ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और वाटर लीकेज, इसलिए वाटर लीकेज भी क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, अच्छा इधर हम लोग पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होता है, एडिमा होता है। फिर दूसरा होता है स्ट्रेस और एंजाइटी।
स्ट्रेस और एंजाइटी, ऑब्वियस है कि बर्न पेशेंट में स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि कॉर्टिसोल लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और एक इधर भूल गए थे वो बताना, इसमें होता है हम लोग का हाइपर ग्लाइसेमिया, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है जो बॉडी में, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो सेल का जो लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज। और फिर से वही बात है, ये ब्लड में जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो वो एनर्जी उस टाइम जो है बॉडी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है हम लोग का और साइन और सिम्टम्स में दिख सकता है हम लोग का क्या, सेकेंडरी इन्फेक्शन ये क्या होता है, बढ़ सकता है। जैसे कोई भी दूसरा इन्फेक्शन हम लोग को वो देखने को दूसरा इन्फेक्शन वहाँ हो सकता है। ठीक, तो ये था हमारा क्या, बर्न का साइन और सिम्टम्स, क्या क्या वो हो सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बर्न, यानी कि बर्न का कितना टाइप होता है। लेकिन उस टाइप्स को हम लोग को पढ़ने से पहले क्या हो, एक बार हम लोग मैकेनिज्म ऑफ बर्न देख लेते हैं। क्या? मैकेनिज्म ऑफ बर्न, यानी कि जब बर्न होता है तो कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है और किस तरीके से होता है, या फिर इसको हम बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। ठीक, क्या क्या प्रोसेस होता है बर्न के टाइम हमारे बॉडी में, तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोई पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, ठीक, वो बर्न पेशेंट हुआ, उसका स्किन क्या हुआ, जल गया। तो स्किन जला तो यानी कि उसका जो टिश्यू इंजरी हुआ। और जैसे ही उस टिश्यू में इंजरी होता है, वो टिश्यू का नेचुरल ये मैकेनिज्म होता है, ये क्या करता है, ये वैसो डायलेशन करता है। वैसो डायलेशन कैसे कैसे करता है, तो इसमें हम लोग का हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या होने लगता है, जो वैसो एक्टिव सब्सटेंस है वो रिलीज करने लगता है, जैसे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह सब। ठीक, जिस कारण से क्या होता है कि टिश्यू का जो परमिएबिलिटी है, जो क्या करता है, जो इसका जो कैपिलरी का जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी है, यानी कि मूवमेंट जो वाटर इधर ब्लड से सेल से उसमें जाता है, तो वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक, जिस कारण से अब क्या होने लगता है, यानी कि कैपिलरी परमिएबिलिटी या फिर पोर्स जो है वो क्या होता है, वो अब बड़ा हो जाता है, वो पोर्स बड़ा हो जाता है, जिस कारण से परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, जिस कारण से अब वहाँ पे जो लोकल जहाँ पे बर्न का एरिया है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एडिमा। वहाँ चूँकि जो ब्लड में जो भी जितना भी फ्लूइड है वो अब सेल में आने लगता है, टिश्यू में आने लगता है, तो टिश्यू का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जिस कारण वहाँ पे हम लोग को जनरलाइज बॉडी एडिमा देखने को मिलता है। और इसको हम लोग उस टाइम हम लोग इसको एनासार्का भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब बॉडी में एडिमा होने, यानी कि सारा जो फ्लूइड है वो अब टिश्यू में आने लगता है, जिस कारण से अब ब्लड क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम
ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब जिस कारण से क्या होता है, जो बीपी है वो क्या होता है, घट जाता है, और हम लोग का हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसमें कि पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ठीक, उसके बाद है कि डिक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन, यानी कि जो ऑर्गन है, जो बॉडी ऑर्गन है, जैसे कि माइंड हो गया, जैसे कि ब्रेन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो ऑर्गन में अब क्या होने लगता है, ब्लड सप्लाई बहुत ही कम होने लगता है, इसलिए वो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ठीक, और एज अ रिजल्ट वही जो हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े थे, और रिजल्ट में क्या हो सकता है, जैसे कि ओलिगोयूरिया, इंटेस्टिनल इलियस और डिक्रीज कॉन्शियसनेस, यानी कि अब उसके ब्रेन में प्रॉपर, क्योंकि ब्लड जो है प्रॉपर नहीं जाएगा ब्रेन में, जिस कारण से अब वो कॉन्शियसनेस उसका हो सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है, डिक्रीज कॉन्शियसनेस। उसके बाद होता है हम लोग का गैस्ट्रिक अल्सर, जो HCl का लेवल है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक, फ्लूइड लॉस होगा, जिस कारण से क्या होगा, हाइपरनेट्रेमिया हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उसी तरीके से हीमेटोक्रिट बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटेड फ्लूइड लॉस है, और फिर से देखे थे कि फ्लूइड क्या होने लगता है, रिमोबलाइज, फिर से सेल में ब्लड में आने लगता है, तो इसलिए हम सो डेट हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लूइड उसको देते हैं बॉडी में, कैलकुलेशन से ही देते हैं। कैलकुलेशन करके ही हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, फ्लूइड को इन्फ्यूज करते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग का क्या, मैकेनिज्म ऑफ बर्न, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। ठीक, अब हम लोग टाइप्स ऑफ बर्न पढ़ेंगे, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रूल ऑफ 9, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये रूल ऑफ 9 क्या होता है, रूल ऑफ 9, तो रूल ऑफ 9 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर बर्न पेशेंट। ये बर्न के पेशेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं रूल ऑफ 10 क्लेफ्ट प्लेट में रहता है, उसी तरीके से रूल ऑफ 9 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, बर्न पेशेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। और इसको रूल ऑफ 9 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा 9 से क्या होता है, डिविजिबिलिटी, ये इसका 9 से ही क्या रहता है, उसका डिविजिबल होता है, डिविजिबिलिटी, इसलिए हम लोग इसको रूल ऑफ 9 कहते हैं। और रूल ऑफ 9 अलग अलग, जैसे कि अडल्ट में अलग होता है और चाइल्ड में अलग होता है। ठीक, तो उसी तरीके से तो ये जो रूल ऑफ 9 है, ये अडल्ट में अलग होता है और चाइल्ड में अलग होता है। जो अडल्ट वाला है रूल ऑफ 9, इसको दिए थे अलेक्जेंडर। दिए थे, और जो चाइल्ड वाला था उनको दिए थे बड़को। वो कौन दिए थे, बड़क्यो दिए थे। तो रूल ऑफ 9 जो अडल्ट का दिए थे वो अलेक्जेंडर था, और रूल ऑफ 9 जो चाइल्ड का दिए थे उनका नाम बड़क्यो था। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं रूल ऑफ 9 इन एडल्ट। और ये किस लिए होता है, ये है मतलब कि इसका क्या ज़रूरत होता है। तो रूल ऑफ 9 का ज़रूरत हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। जैसे कि ये अलग अलग बॉडी पार्ट को डिवाइड कर दिए हैं कि अगर ये बॉडी पार्ट मतलब कि उतना बॉडी पार्ट जल गया तो कितना परसेंटेज बॉडी पार्ट हम लोग का जला है। ठीक, तो ये हम लोग को ये देते हैं
ये क्या देते हैं हम लोग को परसेंटेज किसका, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, यानी कि TBSA का टोटल बॉडी सरफेस एरिया का क्या देते हैं हम लोग को, परसेंटेज देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रूल ऑफ 9 किसका, अडल्ट का, जो कि कौन दिए थे हम लोग के, अलेक्जेंडर दिए थे। तो ये होता है हम लोग का कुछ इस तरीके से, जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक। तो रूल ऑफ 9 अडल्ट में बोला जाता है कि उसका जो हेड है, एक होता है हम लोग का एंटेरियर और पोस्टीरियर। तो सबसे पहला हेड का है, यानी कि एंटेरियर और पोस्टीरियर। तो हेड का टोटल, अगर पूरे बॉडी पार्ट में अगर हेड यहाँ पे जल जाता है, तो अडल्ट में क्या होता है, ये 9% होता है। ये कितना होता है, 9% होता है। कैसे, जो एंटेरियर है वो आगे से 4.5% और पोस्टीरियर अगर जलता है तो 4.5% ये होता है। ये हो गया हेड, जिसमें कि क्या क्या रहता है, आई, ईयर, नोज, फेस, वही फेस, ठीक। ये आ गया हेड वाले पार्ट में। फिर आते हैं हम लोग किस वाले पार्ट में, हम लोग आते हैं अपने एक्सियल रीजन के चेस्ट वाले पार्ट में, ठीक। तो चेस्ट यानी कि अपर बॉडी पार्ट, इसमें भी, चेस्ट में भी फिर से एंटेरियर और पोस्टीरियर होता है। तो चेस्ट यानी कि जब अपर एक्सियल वाला पार्ट में, जब अपर बॉडी पार्ट का आगे वाला पार्ट, यानी कि आगे वाला पार्ट जब वहाँ पे अगर बर्न हो गया, तो वो आगे से 18% रहता है, और फिर पीछे से भी क्या रहता है, 18% रहता है। यानी कि टोटल मिला करके कितना रहता है, ये 36% ये इसमें होता है। किसमें, चेस्ट में। ये पहला हेड, दूसरा किसमें, चेस्ट में, ठीक। उसके बाद होता है हम लोग का यहाँ पे लोअर एब्डोमिनल रीजन का, यहाँ पे जो पेरिनियम, जहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा है हम लोग का इसको हम लोग पेरिनियम इसको हम लोग पेरिनियम कहते हैं, यानी कि जेनाइटल ऑर्गन। ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 1% लेता है, ठीक। 1% ये लेता है। फिर इसी में हम लोग, तो ये था हम लोग का क्या, एक्सियल रीजन का, ये तक का क्या, एक्सियल रीजन। सबसे पहला ये 9% और ये 36% और ये 1% लेता है। अब हम लोग एपेंडिकुलर रीजन, अब हम लोग एपेंडिकुलर रीजन में आते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला है रीजन हैंड का। वही फिर से हैंड का कितना होता है टोटल, इसका 9 और इसका 9, टोटल 18 होता है। 9% और 9% एंटेरियर और पोस्टीरियर, यानी कि एंटेरियर का कितना होता है, एंटेरियर का 9% और पोस्टीरियर का कितना होता है, पोस्टीरियर का 9%, एंटेरियर का सॉरी, यानी कि एक हाथ का 9% है, तो आगे का क्या होगा, आगे का 4.5% और दूसरे उसके पीछे का क्या होगा, 4.5। इस तरीके से दोनों एंटेरियर पोस्टीरियर मिला करके एक हाथ बना, जिसमें कि कितना 9% हुआ, ठीक। उसी तरीके से दो हाथ का कितना हो जाता है, टोटल 9%। तो हैंड का टोटल कितना हो जाता है हम लोग का 18%, ठीक। उसी तरीके से फिर से आते हैं हम लोग दूसरा, जो लोअर एपेंडिकुलर रीजन है, जो कि हमारा क्या है, लेग होता है हम लोग का टोटल 36%। कैसे, तो एक हाथ का, वन हैंड का एंटेरियर पोस्टीरियर,
एक हैंड का कितना होता है 18 और 18% होता है, 18 और 18, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर तो 9% और 9% होता है। तो टोटल मिला करके हमारा कितना हो गया, हेड का 9 और ये 36, तो 45%, 45 और 1 46%, और 46 और 18 कितना हो गया, 46 और 18 हमारा हो गया 64%, और 64 और 36 64 36 और 64 क्या हो गया हम लोग का 100% हो गया। तो हमारा 100% का जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो इस तरीके से, हेड 9 चेस्ट 10, यानी कि इस तरीके से रहता है, हेड चेस्ट हैंड पेरिनियम, उसके बाद लेग। तो हेड हो गया 9%, चेस्ट हो गया 36%, हैंड हो गया हम लोग का 18%, पेरिनियम 1% और लेग कितना हो गया 36%, यानी कि चेस्ट और लेग सेम रहता है, हेड और हैंड 9% हो गया और पेरिनियम 1। तो इस तरीके का हमारा जो अलेक्जेंडर जी एडल्ट का दिए थे हम लोग का, तो वो ये हो गया। ठीक, रूल ऑफ 9। अब हम लोग देखेंगे रूल ऑफ 9। दूसरा जो रूल ऑफ 9 है, रूल ऑफ 9 किसमें, चाइल्ड में, जो कि अंडर एज, कितने एज तक में रहता है, 10 साल से नीचे तक का, यानी कि 10 साल से अंडर 10 ईयर्स। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये हमारा क्या है, एक चाइल्ड बना दिए। ठीक, अब हम लोग इसको देखेंगे, इसका हेड चेस्ट पेरिनियम हैंड और लेग, ये क्या हो गया हम लोग का एक्सियल रीजन, और ये क्या हो गया हम लोग का यहाँ तक हो गया, और ये हम लोग का एपेंडिकुलर, यानी कि दोनों हाथ जो बीचों बीच है वो हमारा एक्सियल, और ये दोनों हाथ पैर और क्या हो गया एपेंडिकुलर रीजन। तो बच्चा बहुत ज़्यादा ना करता है, तो एक निमोनिक से हम लोग याद कर लेते हैं कि बच्चा का जो हेड है जो इसमें चेंज हो जाता है 18%, यानी कि इसमें एंटीरियर 9% हो जाता है, जिसमें कि एडल्ट में दोनों मिला करके 9% था, और पोस्टीरियर कितना हो जाता है 9%। तो हेड टोटल 18%, चेस्ट टोटल उसी के तरह जैसे सेम 36%, यानी कि एंटीरियर हमारा 18% और पोस्टीरियर हमारा फिर से वही 18% होता है। फिर पेरिनियम कितना होता है, तो पेरिनियम हमारा होता है 1%। हैंड कितना होता है, तो हैंड उसी के जैसे सेम 4.5%, यानी कि 9% इसमें ये होता है। और लेग कितना होता है, तो 13.5%, 13.5% एंटीरियर और पोस्टीरियर मिला करके। लेग हम लोग का कितना रहता है, इस तरीके से 27% रहता है, जो जिसमें कि एंटीरियर रहता है 13.5 और पोस्टीरियर कितना रहता है 13.5%, तो दोनों मिला के 27%। तो ये इस तरीके से, और ये इसका एंटीरियर वही 4.5 और पोस्टीरियर 4.5%। ठीक, तो इस तरीके से टोटल मिला करके हमारा हो गया क्या, 9 1 10, 10 और 36 कितना 46, 46 18, 46 18, 8 6 14, 4 1 5 1 6 64, 64 और 27 उसी तरीके से क्या हो गया हम लोग का जो है 100% रूल ऑफ 9 चाइल्ड का इस तरीके से हुआ। ठीक, तो ये हम लोग इस तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि एक पेशेंट आया है जो बर्न पेशेंट है, जो कि किससे सफ़र कर रहा है, बर्न से। ठीक, और उसका जो हैंड का जो एंटीरियर हैंड है, ठीक, हैंड है, हैंड का एंटीरियर पार्ट जला है, और क्या है जो चेस्ट है, चेस्ट का पोस्टीरियर पार्ट जला है,
पोस्टीरियर पार्ट जला है। तो अब बताइए हम लोग को इसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हैंड का क्या बोला है, एंटीरियर पार्ट, तो हैंड का टोटल कितना होता है, हैंड टोटल होता है 9%। और चेस्ट, सबसे पहले इसको देख लेंगे, चेस्ट होता है हम लोग का टोटल 36%, लेकिन इसमें एंटीरियर बोला है तो एंटीरियर इसका कितना हो जाएगा 4.5%, और इसका चेस्ट पोस्टीरियर बोला है तो इसका पोस्टीरियर इसका आधा हो जाएगा यानी कि 18%। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा 22.5% टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है। ठीक, और एक होता है हम लोग का क्या, सरकमफेरेंशियल बर्न, यानी कि इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं होता है, इसमें गोलाई में, राउंड में। जैसे कि पूछेगा कि बताओ तो चेस्ट का सरकमफेरेंशियल बर्न कितना होगा, चेस्ट का सरकमफेरेंशियल बर्न, तो चेस्ट यानी कि जब चेस्ट चारों तरफ से अगर यहाँ पे बर्न यहाँ पे हो जाएगा, जल जाएगा, तो इसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा। तो हम लोग देखे थे कि टोटल चेस्ट यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर मिला करके कितना था 36, तो वही सरकमफेरेंशियल यानी कि चारों तरफ से, तो हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया का कितना परसेंट हो जाएगा 36% हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर पूछेगा कि कोई पेशेंट है उसका जो लेग का, जो इस तरीके से एक और एग्जांपल, जो लेग है, लेग का जो कहाँ से लेकर के पटेला यानी कि नी से लेकर के टो तक वो क्या है, बर्न है। तो अब बताओ उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया का जो परसेंटेज ऑफ बर्न है वो कितना होगा। तो हम लोग देखे हैं कि लेग का टोटल कितना होता है, लेग टोटल 36% होता है, यानी कि एक लेग का 18% और दूसरे लेग का क्या होता है 18%, और इसी लेग का एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसका भी एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एंटीरियर कितना हो जाएगा 9 और पोस्टीरियर हो जाएगा 9, उसी तरीके से इसमें भी 9। लेकिन अब एंटीरियर में क्या बोल रहा है, ये सारा का, ये मान लीजिए ये सारा एंटीरियर है, तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे पटेला है और यहाँ से यहाँ तक, तो एक एंटीरियर अगर 9 हुआ तो ये फिर से अपर और लोअर, तो अपर क्या हो जाएगा 4.5 और ये भी क्या हो जाएगा 4.5। तो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पटेला से यहाँ तक तो 4.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया का जला है 4.5% ये जला है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और इसका रूल ऑफ 9 का यूज़ हम लोग किसमें करते हैं। तो एक होता है हम लोग का क्या, हम लोग का होता है पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड इन बर्न पेशेंट, किसके लिए, फॉर फ्लूइड इन्फ्यूज़न। जब हम लोग फ्लूइड इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट को तो उसमें हम लोग पार्कलैंड फार्मूला का ही यूज़ करते हैं, और इस पार्कलैंड फार्मूला में हम लोग इसी रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, इसमें बोलता है 4 ml हमको क्या लेना है, बताते हैं क्या लेना है, 4 ml इंटू kg में उसका वेट और इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो कि हम लोग रूल ऑफ 9 में परसेंटेज जो पढ़े हैं। ठीक, तो 4 ml हम लोग क्या देते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बर्न पेशेंट को जब हम लोग आईवी फ्लूइड देते हैं तो हम लोग का फर्स्ट चॉइस होता है हम लोग का क्या, रिंगर लैक्टेट, क्योंकि उसमें जो बैलेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो बहुत ही बिगड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग रिंगर लैक्टेट फर्स्ट चॉइस होता है हम लोग का बर्न पेशेंट का, रिंगर लैक्टेट। फिर अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी देते हैं। और कभी भी हम लोग को पेशेंट को डेक्सट्रोज चाहे वो 5% हो या 25% हो, कभी भी नेवर
हमको कभी भी गलती से भी नहीं चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे उसका साइन और सिम्टम्स में उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है, जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेक्सट्रोज नहीं उसको देंगे। तो हम लोग प्रीफर करेंगे सबसे पहले RL को और NaCl को। तो अब जो 4 ml पर kg है, जैसे कि हमारा जैसे कि कोई, और ये कब स्टार्ट होता है, इसका 2 फेज होता है। अच्छा बताते हैं ये क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग का किसी का 60 kg एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिए कि किसी का 60 kg वेट है और उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया मान लीजिए, क्या कैसे निकालेंगे, बोल दिए कि उसका हाथ जला है, हाथ में भी उसका एक जो हाथ है वो पूरा जल गया है। ठीक, तो पूरा जल गया यानी कि उसका सरकमफेरेंशियल बर्न है किसमें, 1 हैंड में। तो हम लोग पढ़े थे कि हैंड का टोटल 9% होता है, उसी तरीके से एक हैंड का कितना होता है, 4.5% होता है। ठीक, तो अब हमको पार्कलैंड फॉर्मूला से बताइए कि इसको हम लोग कितना फ्लूइड देंगे। तो अब हम लोग हॉस्पिटल में आए तो अब हम तुरंत कैलकुलेशन करेंगे। 4 ml हम लोग क्या दे रहे हैं, उसको RL दे रहे हैं। तो यहाँ पे RL लिख दिए, और उसका बॉडी वेट कितना है, 60, और उसका टोटल जो परसेंटेज ऑफ बर्न है वो 4.5% है। तो 4.5% है, तो परसेंट को इधर हटाए तो 100, और ये पॉइंट भी हटा तो ये इधर, और ये 0 कट गया। तो हम लोग का टोटल कितना आया, 45 छके 6 चौके 24 और 45 कितना आया, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 16, 4 दूनी 8, 1 9। तो 0 8 10, तो कितना आया, 10 8 0 ml आया, ml kg। ठीक, और ये बाय में हम लोग का क्या है, ये 0 कट गया। तो हम लोग इसको टोटल कितना देंगे, 1.08 ml उसके kg, यानी कि उसके टोटल बॉडी वेट का हम लोग पर इतना हम लोग क्या देंगे, उसको RL चढ़ाएंगे। और जितना आता है, सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है। जैसे कि क्वेश्चन में था कि 60 kg इसका टोटल बॉडी वेट है, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया का जो परसेंटेज ऑफ बर्न है वो सरकमफेरेंशियल बर्न है एक हैंड का, वो कितना है, सरकमफेरेंशियल बर्न है एक हैंड का। तो सरकमफेरेंशियल बर्न यहाँ पे जब बोल रहा है एक हैंड का है, तो हम क्या किए, सिर्फ एंटीरियर या पोस्टीरियर का ले लिए, जो कि गलत है। सरकमफेरेंशियल में क्या होगा, वो गोलाई में, यानी कि पूरा हाथ जलेगा, यानी कि यहाँ पे हम 9 लेंगे। तो ये गलत था यहाँ पे, तो ये 4.5 के जगह हम लोग 9 लेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 चौके 24 और 24 9 36 और 9 दूनी 18 18 3 8 3 11 21। तो ये कितना हो गया, 21। और ये जो बाय में क्या था, 100 था, ये बाय में क्या था, 100। तो अब वो पॉइंट तो था ही नहीं, तो 10 ये कटा और बाय में 10 आ गया, यानी कि 21.6 ml समथिंग इसको क्या देंगे, यानी कि वो सॉरी 21 नहीं, सॉरी ये 2.16 ml हम लोग उसको ml kg इसको हम लोग फ्लूइड देंगे। और जितना भी फ्लूइड आता है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। एक हम लोग उसके 8 घंटा में देंगे, और उसका जो है दूसरा वो हम लोग 16 घंटा में देंगे, यानी कि उसका हाफ और इसका भी हाफ। ठीक, तो ये जितना आया इसका हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। इसको डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में, यानी कि 2.16 ml है, इसका आधा कर देंगे। अब हम लोग इसका हाफ कर देंगे, बाय 2 कर देंगे। तो हम लोग का कितना आएगा,
1.08। तो 1.08 जो ml है वो हम लोग 8 आवर जब बर्न हुआ उससे जो 8 घंटा के अंदर हम लोग देंगे, और दूसरा जो 1.08 ml है वो हम लोग कब देंगे, वो नेक्स्ट हम लोग 60 जो 8 घंटा के बाद जो 16 घंटा आएगा उसमें इतना हम लोग ये देंगे, तो उसका हाफ कर देते हैं। तो यही था हम लोग का क्या, पार्कलैंड फॉर्मूला और रूल ऑफ 9। नेक्स्ट आई होप कि आपको ये ऑल वीडियो जो है लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके सेकेंड पार्ट में जब हम लोग आएंगे तो अब हम लोग इसका मैनेजमेंट और आगे जो इसका सारा चीज़ है फ्लूइड मैनेजमेंट कितने तरीके का फेज रहता है तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा बर्न का। That's all about me for today. Till then, bye bye, take care of yourself, keep smiling, be happy. Radhe Radhe.